अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूँ आज का शो आज एक्सक्लूसिव लेकर। आम इंतखाबात के बाद जहाँ हुकूमतें बन गई हैं, वहाँ जो वफाक के नुमाइंदे होते हैं सूबों में, गवर्नर साहबान की तकर्री का प्रोसेस भी मुकम्मल हो गया 3 सूबों में। पंजाब में भी नए गवर्नर साहब ने इक़्तिदार संभाल लिया है। जब गवर्नर की तकर्री की बात हो रही थी तो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे थे, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही थी, बड़ी ख़बरें आ रही थी, टिकट चल रहे थे, कभी किसी शख्सियत का नाम आता था, कभी किसी शख्सियत का नाम आता था। लेकिन जब वफाक में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग की जो थादी हुकूमतें हैं, उन्होंने फ़ैसला किया गवर्नरशिप पे पंजाब पे तकर्री का, तो सब के लिए एक बड़ी सरप्राइजिंग ख़बर थी। किस्सा पोटा हर ताल्लुक़ रखने वाले पुराने सीनियर सियासतदान सरदार सलीम अहमद खान साहब का नाम आया, तो सबके लिए बड़ी हैरतनाक बात थी। मौजूद हैं मेरे साथ जनाब सरदार सलीम अहमद साहब। सरदार साहब, सबसे पहले वही सवाल जिसका मैंने इब्तिदाइया किया कि कैसे खबर मिली आपको? नाम तो और लोगों के थे और वो बड़े बड़े नाम थे, बड़े बड़े सियासतदान थे, बड़े बड़े गद्दीनशीन और बड़े जागीरदार सरमायादार, तो फिर ये डार्क हॉर्स आप कैसे साबित हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो चौधरी साहब शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए और मुझे मौका दिया। तो दूसरी बात यह है कि देखें, अगर आप पीपल्स पार्टी की तारीख़ पे नज़र दौड़ाएं ना, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो है वो जो वर्कर क्लास है उसको प्रमोट किया है और उन्होंने ये देखा है कि किसने पार्टी के लिए क्या कुछ डिलीवर किया है। और आप इस चीज़ के गवाह हैं कि हर टाइम पे, चाहे बीबी शहीद का टाइम था या भी जब पार्टी को ज़रूरत हुई तो हर चैलेंज को कबूल किया, पार्टी के नॉलेज में था। पार्टी की मेहरबानी है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो साहब ने उन्होंने मेहरबानी की। इसको वैसे रखा बड़ा छुपा के, उन्होंने खुफिया रखा, किसी को पता ना लगे, लेकिन मुझे अंदाज़ा था। तो वो 3 तारीख को गालबन या 2 तारीख को बिलावल साहब ने बुलाया, मैं वो भी उस दिन मैं गांव में था, अपना गंदम की कटाई थी, ज़िम्मेदार आदमी है। मैं उस टाइम गया, वो थ्रेशिंग हो रही थी तो उन लोगों के पास गया, उनसे गप्पे वप्पे लगा रहा था, तो कॉल आ गई कि जी आप गंदम की कटाई करते हुए इत्तला मिली कि गवर्नरशिप का जो हुमा है आपके सर पे बैठ गया। ये मेरी पार्टी को भी पता है, मुझे भी पता है कि मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिले तो मैं अपने हल्के में चला जाता हूँ। अभी भी बिलावल साहब मुझे ये कह रहे थे, चेयरमैन साहब, कि आप तो फिर सारा टाइम उधर ही होते हैं, तो अब ये कैसे मैनेज करेंगे? मैंने कहा जी ये आपने मेहरबानी की है, सर पर पड़ेगी तो फिर टाइम डाली हैं, तो आप तो इस चैलेंज को कबूल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि आप गवर्नर साहब की जो पोस्ट है, उहदा है, वो तो आइनी उहदा है, गैर सियासी उहदा है, लेकिन पार्टी ने टास्क क्या दिया आपको? गवर्नर बन के, पीपल्स पार्टी के नॉमिनी बन के पंजाब में करेंगे क्या? देखिए, पार्टी ने जो टास्क दिया है, एक तो सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, हर जगह ये मैं कहता हूँ कि मौजूदा जो मुल्की सूरत हाल है, इसमें सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि ये जो सिस्टम है, ये जो अभी मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी की एक कोलिशन गवर्नमेंट बनी है, इसको चलना चाहिए। आपका हुकूमत जो है वो स्टेबल होके चलेगी, आपकी इकानमी स्टेबल होगी, आपकी इकानमी बेहतर होगी तो आप ज़ाहिर मुल्क बेहतर होगा। तो इसके अलावा मेरे ख़्याल में इसके अलावा ऑप्शन बचता कोई नहीं है। तो सबसे बड़ी मेरे पे ज़िम्मेदारी ये है कि मैं वफाक का नुमाइंदा हूँ, मैंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ इंशाल्लाह मामलात को बहुत बेहतर तरीके से चलाना है और फजूल की लड़ाई बिल्कुल नहीं डालनी। वहाँ से भी अभी मैं चीफ मिनिस्टर साहब को मिला हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिला हूँ, बहुत उन्होंने इज़्ज़त दी है, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने वेलकम किया और मुझे पूरी उम्मीद है। सरदार साहब, माजी में जो गवर्नर थे ना, बाज़ का ऐसे तजर्बात भी हुए कि एक पार्टी के थे, वो भी लड़ते रहे आपस में, गवर्नर साहब और CM साहब की लड़ाई हो जाती थी और अल्टीमेटली को एक चला जाता था। तो इसको कैसे मैनेज करें, कीपिंग इन व्यू कि आपकी पार्टी की बड़ी लंबी तारीख़ है मुस्लिम लीग नून से कशमकश की, सियासी कशमकश की, और उसकी मौजूदगी में और गवर्नर साहबान की माजी की तारीख़ को सामने रखते हुए कैसे मैनेज करेंगे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, कशमकश ना हो, तसादम ना हो? देखिए, पुरानी जो तारीख है ना, वो तो 2 पार्टी सिस्टम था, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो हमारा ज़ाहिर इख्तलाफ ही रहता था, आपस में हमने इलेक्शन लड़ना होता था। फिर हालात वाक़यात चेंज होते रहे, तीसरी पार्टी आ गई या लाई गई या जो कुछ भी हुआ, एक स्नैरियो मुल्क का जो है वो चेंज हो गया। ज़्यादातर होता है कि मालाती साजिशें बड़ी होती हैं। जब आप अगर एक सीट पे बैठे हुए, चाहे गवर्नर है, चाहे चीफ मिनिस्टर है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, अगर आप अपने कानों को बंद रखेगा तो मेरा ख्याल है कुछ भी नहीं होगा, ना लड़ाई होगी और मामलात बेहतर। अल्लाह ने हमें आंखें दी हैं, एक प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं
ग्रास रूट लेवल से अल्लाह ने हमें गवर्नर हाउस में पहुंचाया है, हमें अपने मुल्क का पता है, चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं, तो हम अपनी नज़र से क्यों ना उनको देखें और सबकी बात सुने ज़रूर, लेकिन अमल अपने अकल के मुताबिक करें, तो मेरा ख्याल है लड़ाई नहीं होगी। आपने भी कहा है कि मज़ीद किसी तजर्बे की गुंजाइश नहीं है, लेकिन सूरत हाल ये है कि अटक से लेकर रहीम यार खां इतना बड़ा सूबा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 के बाद फारिग है। आपके पास एक सीट है कौमी असम्बली की गुजर खां की, बाकी जो है कुछ मुल्तान से या साउथ से मिली हैं। इतनी बड़ी पार्टी जो है 2008 के बाद आज तक कोई सीट नहीं जीत पाई। इतना बड़ा टास्क जो है पार्टी को ज़िंदा करने का, उसको रिवाइव करने का, किसी से हो नहीं पा रहा। कोई फार्मूला आपके जहन में है कि पीपल्स पार्टी दोबारा खड़ी हो जाए पंजाब में? इंशाल्लाह प्रॉपर फार्मूला मेरे जहन में है, मैंने उस पर काम भी शुरू कर दिया है। क्या करेंगे आप? मेरा ख्याल है वो उसको खुफिया ही रखें तो ज़्यादा आपकी गोरनी खुफिया थी, आप ये भी खुफिया रखें। आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। अभी मुझे 15 दिन पूरे नहीं हुए, लेकिन इंशाल्लाह महीने डेढ़ बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि किसी फार्मूले पे वर्किंग जो है वो शुरू हुई है और उसके समरात आना भी शुरू हो गए। सरदार साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप एनालाइज करते होंगे। असल इशू तो है क़यादत का बहरान है। 2018 में लॉन्च हुए बाकायदा तौर पर बिलावल साहब, और दूसरा इलेक्शन है, पंजाब में नहीं डिलीवर कर सके, खुद लाहौर से हार गए। अब लोग कहते हैं कि बिलावल साहब तो कामयाब नहीं हुए, अगर बिलावल साहब की बजाय आसफा साहब आएँ पंजाब में और मरकज़ में और पार्टी को लीड करें तो ज़्यादा बेहतर साबित होंगी। तो आपके ख्याल में दोनों में से कौन सी बेहतर ऑप्शन है? देखिए, दोनों शहीद के, एक शहीद की बेटी है, एक बेटा है, और मेरे ख्याल में बेहतर या उसकी नहीं है, दोनों को बिल्कुल बीबी आसफा अब आ गई हैं, MNA बन गई हैं, नेशनल असम्बली में पहुंच गई हैं, और अगर पंजाब की ज़िम्मेदारी उनके हवाले कर दी जाए तो इसमें कोई अपना उसमें ऐसी बात नहीं है। और बीबी आसफा अगर आएँ वहाँ पे मूव करें, बिलावल साहब पे और बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, इंटरनेशनल लेवल पे है, पूरे मुल्क को उन्होंने देखना है। और अगर पार्टी क़यादत ये समझे कि एक सेटअप ऐसा बना दिया जाए जिस तरह मतलब है सिंध को अब बिलावल साहब तवातर से जाते हैं, तमाम मिनिस्टर्स को बुला के उनकी ब्रीफिंग लेते हैं। अभी मैं कराची गया हुआ था, सबको देखते हैं कि वो क्या डिलीवर कर रहे हैं। ये भी उनके देखने की वजह से हुआ है कि आज सिंध में अल्लाह के फजलो करम से पीपल्स पार्टी सबसे बेहतर डिलीवर कर रही है और दिन ब दिन बेहतर हो रही है वहाँ पे डिलीवरेंस जो है। अच्छा, अभी आपने इशारतन कहा कि दो कुव्वतें थी, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, फिर तीसरी कुव्वत ILI की, किसकी तरफ इशारा है आपका? मेरा इशारा तो फिर PTI की, तीसरी कुव्वत PTI आई है। 97 से बनी हुई है पार्टी है, 97 से बनी हुई है, लेकिन देखिए ना एकदम से ऊपर के सामने आ गई ना। 97 से वो यही बातें इमरान खान साहब कर रहे थे, हर जगह कर रहे थे, आपके सामने कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था, और फिर एकदम से लोगों ने सुननी शुरू कर दी। तो कौन था उसके पीछे? उसके पीछे जो थे आपको भी पता है, मुझे भी पता है, नहीं पता वो आप मेरे से ज़्यादा बाखबर है, मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अवाम सर पजीराई करते हैं ना, कबूल करते हैं, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं अवाम में कबूल कर सकते। देखिए, मकबूल जो बात है, अवाम तो पजीराई करती ही हैं, लेकिन ये इस मुल्क की ये भी तो बदकिस्मती है ना कि पाकिस्तान बनने से लेके आज तक कोई इलेक्शन, आप मुझे एक आध इलेक्शन के अलावा बता सकते हैं जिसमें कभी ये हुआ हो कि सब ने कहा हो कि ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए? नहीं हुआ ना। तो ईमानदारी की बात है ना, हमने इस मुल्क को ठीक करना है। हम तो मेड इन पाकिस्तान लोग हैं, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, हमने इस मिट्टी में दफन होना है। हमें इस मुल्क की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ है, और माजरत के साथ किसी पे बात नहीं मैं कर रहा कि फ़लाँ की गलती है, फ़लाँ की गलती है। जिस मुल्क में अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी कोई मानने के लिए तैयार ना हो, तो फिर आप कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मुल्क ठीक होगा? सर यहाँ पे ब्रेक, या तो देखें ना, हमें एक फैसला कर लेना चाहिए ना कि अगर जमहूरियत को चलाना है तो फिर उस जमहूरियत को जमहूरियत के तकाज़ों के मुताबिक चलाया जाए। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने मेहमान गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अब वेलकम बैक। बातचीत हो रही थी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान साहब से कि इंतखाबात कैसे होते हैं और कैसे होने चाहिए। सरदार साहब, अभी 3 महीने भी पूरे गुजरे, 8 फरवरी को इंतखाबात हुए हैं, इसके जो नताइज हैं उसके बारे में अभी से क्वेश्चन है, और इतने क्वेश्चन हैं कि लगता यूँ है कि शायद ये हुकूमत जो है मुद्दत पूरी नहीं कर पाएगी। आपने खुद इलेक्शन लड़ा है और आपने इलेक्शन के बारे में एक उमूमी बात की है। आप समझते हैं कि जो 8 फरवरी के इलेक्शन थे वो ठीक थे, साफ़ थे, शफाफ थे, और उसके बारे में जो शोर होगा है, जो एहतजाज है, वो गलत है या ठीक है? देखिए, उस हवाले से बहुत सारे गिले शिकवे हैं लोगों के, और मिसमैनेजमेंट है या ख़राबियाँ हैं या जो कुछ भी है,
मेरे ख्याल के मुताबिक, जैसे मैंने आपको पहले कहा, जब तक लोगों का इलेक्शन पे एतमाद नहीं बहाल होगा, मुल्क ठीक नहीं होगा। या फिर जमहूरियत जो है इससे हट जाए, कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ले आए। अगर जमहूरियत, इस पार्लिमानी जमहूरियत को चलाना है, और अगर सारे स्टेक होल्डर ये समझते हैं कि इस पार्लिमानी जमहूरियत से ही मुल्क जो है वो बेहतर हो सकता है। देखिए, सबसे बड़ी तो चौधरी साहब आपके और हमारे लिए तो सबसे बड़ी तकलीफ़ या सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हमारा मुल्क ठीक हो जाए। इसमें अल्लाह के फजलो करम से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, कमी हम में है। जो हम ताकतवर सीटों पे बैठे हुए हैं, हमारी कोताहियाँ हैं, हमारी कमज़ोरियाँ हैं। लीडरशिप जो है उसने गलतियाँ की जिसकी वजह से मामला ख़राब होते गए। सबकी देखिए ना, सिर्फ लीडरशिप नहीं, बाकी भी जितने ताकतवर कूफते हैं, ना जो फैसला साज जो फैसला साज डिसीजन मेकर्स हैं, उनकी गलतियाँ हैं ना। हाँ, जजेस को कहें, ब्यूरोक्रेट्स को कहें, अपना एजेंसीज को कहें, सबने सियासतदानों को कहें, सबकी गलतियाँ शामिल। अच्छा, आजकल एक फार्मूला जो है ना, अभी 2-3 महीने फार्मूला आ गया जी कि आसिफ जरदारी साहब सबको बुलाएं, किरदार अदा करें और फॉर्म 47 की जो है वो उसको दे दें पब्लिक अकाउंट कमेटी को, और अगर गलत साबित हो जाए तो फिर नए इंतखाबात कराए जाएँ। तो आप समझते हैं कि वर्केबल फार्मूला है, इस तरह होना चाहिए? और सदर साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, सदर साहब तो आपको पता है मुफाहमत के बादशाह हैं, और वो ऐसे हैं कि जो सबको बिठा सकते हैं, सबसे बात कर सकते हैं। अगर कोई इशू इस लेवल पे हो जिस पे अपना मुल्की लेवल पे आप ये समझते हैं कि मुल्क का नुकसान हो रहा है, तो उसको ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, कोई वे आउट उसकी निकालनी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए, और बातचीत से मामले को जो है वो हल करना चाहिए, ताकि तमाम पाकिस्तान की अवाम का एतमाद जो है वो उस पर हो जाए। जब पाकिस्तान आप सदर साहब से मिले हैं, उनसे बोला है, आपने कहा है, तजवीज़ पेश की है कैसे करें? मैं सदर साहब से क्योंकि मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर पॉलिटिशियन ने बाकायदा नाम लेके कहा है कि आसिफ जरदारी साहब बुलाएं और बुलाकर लोगों को इस मौजूदा असम्बली से नए इंतखाब का फार्मूला जो है तय करें। देखिए, वो बात यह है ना जी चौधरी साहब के, ये मुल्क जो है वो बार बार इंतखाबात का मुतमिल भी तो नहीं ना हो सकता। इंतखाब कराने को इतने आसान काम तो नहीं है ना। सिर्फ चले हम तो खड़े हो जाएंगे इलेक्शन में, जो सियासी पॉलिटिशियंस हैं, लोग कहते हैं ठीक है जी फलाने ने बड़ी लूट मार की हो, कोई लूट मार का पैसा लगा देगा, कोई अपनी ज़मीनें बेच के इलेक्शन लड़ेगा, कोई अपनी गाड़ियाँ बेच के इलेक्शन लड़ेगा, कोई किसी दोस्त से उधार मांग के लड़ेगा। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। सिर्फ ये नहीं है कि साहब ने लूट मार की हुई है और उसी से वो इलेक्शन लोग आपने मैनेज करते हैं। हाँ, अच्छे बुरे लोग हर सेक्टर में मौजूद हैं और होते भी हैं। और सियासतदान बेचारे, मैं तो माजरत से कहूँगा कि सबसे काबिल रहम है कि सबसे बुरे भी वही हैं, सबसे ज़्यादा एहतसाब भी उन्हीं का होता है, सबसे ज़्यादा जो है गालियाँ भी उन्हीं को पड़ती हैं, और सबसे ज़्यादा काम भी वही और तकाज़े भी उनसे होते हैं। भी सबसे ज़्यादा वही सियासतदान करे और ना करे, और एहतसाब भी सिर्फ सियासतदान, और एहतसाब भी सिर्फ उनका हो, उन्हीं का होता है। एहतसाब और किसी का नहीं होता पाकिस्तान में। अच्छा, नहीं, लेकिन आपका कहना यह है कि इंतखाब अगर करना ही है, फ़र्ज़ कर लें, तो इंतखाब में तो फिर कल को लोग नताइज नहीं मानेंगे, तो पहले फार्मूला तय करें कि नताइज कैसे मानने हैं, तरीक़ाकार तय कर लें। सबसे पहली बात यह है, देखें ना, फजल रहमान साहब हैं, नाराज़ होके साइड पे हुए हैं, PTI चाहे पार्लियामेंट में बैठी है, बाकी जमातें हैं, जो अब जिम्मेदारी तो इन्हीं पे है जो पार्लियामेंट के अंदर सियासी कुव्वतों पे, इसकी जिम्मेदारी हम किसी और पे नहीं डाल सकते। वो उधर बैठें और एक ऐसा फार्मूला बनाएं और ऐसा एक कानून साजी करें कि इलेक्शन पे कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन अभी आप कहें कि 2 महीने बाद फिर इलेक्शन करा दें, या साल बाद करा दें, या 2 साल बाद करा दें, फिर यही कुछ होना है। अभी आप जिक्र तो फायदा ही नहीं है, अरबों रुपए इस गरीब कौम। अभी आप फजल रहमान साहब का जिक्र कर रहे थे, वो आपके साथ थे PDM में, फिर उसके बाद 1.5 साल तकरीबन हुकूमत रही, उसमें भी आपके साथ थे, इंतखाब में भी चले, था नहीं था, लेकिन कोई मुखालफत भी नहीं थी। अब वो यकदम आपसे नाराज़ हो गए, अलहदा हो गए, तो ये नाकामी तो आपकी है ना। आपका जो अलायंस था वो अपने सरबराह को मनाने में नाकाम रहा, उसको साथ लेकर चलने में नाकाम रहा, और अब वो खड़े हो गए उस PTI के साथ, उस जमात के साथ जिसके साथ उनका मुकाबला था। देखिए, बात ये है ना, हम तो खुद एक अलाई है ना, हम उस अलायंस में शामिल हैं। वहाँ पे जो लीडिंग पार्टी है वो मुस्लिम लीग नून है। आपको पता है हम किसी जगह भी आईनी ओहदों पे मौजूद हैं, लेकिन हम किसी भी वो हुकूमती ओहदे में शामिल नहीं हैं। तो लीडिंग रोल जो है वो मुस्लिम लीग ने है ना जो है वो अदा करना है, और हमने उनकी सपोर्ट करनी है।
जहाँ पे उन्हें हमारी मदद की ज़रूरत जब आप होगी। ये कहते हैं कि जरदारी साहब मफाहमत के बादशाह हैं और वो PTI से बात करने के भी आप इशारा दे रहे हैं कि हो सकता है करने चाहिए, फिर अपने अलाई से पीपल्स पार्टी क्यों बात नहीं करती? मनाने में किरदार भी तो अदा कर सकती है ना। देखिए मौलाना साहब हमारे अलाई जो थे वो डायरेक्ट 2008 में भी नहीं थे। उस टाइम भी अपना जरदारी साहब ने उनको साथ चलाया, वो चलते रहे, फिर बीच में नाराज़ हो जाते थे, फिर अल्लाह करता था राज़ी हो जाते थे। 8 की तो गवर्नमेंट आपके सामने है, जब पीपल्स पार्टी वो कभी MQM नाराज़, कभी मुस्लिम लीग काफ नाराज़, कभी मौलाना साहब नाराज़, वो गिले शिकवे हो जाते हैं हुकूमतों में। तो मौलाना साहब आप समझते हैं मौलाना साहब खतरा नहीं बनेंगे आपके लिए अगर कोई बड़ा अलायंस बन गया? नहीं, मौलाना साहब इंशाल्लाह खतरा नहीं बनेंगे, और जब उनको मनाने की ज़रूरत पड़ी तो उम्मीद है कि जरदारी साहब उनको मना लेंगे। अभी आप कह रहे थे जी कि बात करनी है और करनी चाहिए, और हर बंदा कहता है बात करनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो बड़ा फरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो कहती है बार बार कि हम तो सियासी क़ुव्वतों से बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं हमने तो बात करनी इस्टेब्लिशमेंट से। तो जब एक फरीक बात करने का ख्वाहिशमंद ही नहीं है तो फिर आपकी मफाहमत के फार्मूले, आपकी कोशिशें वो तो नाकाम हो जाएंगी सारी। देखिए, हमने तो हमारी तो सोच और समझ ये है कि बातचीत ही मसले का हल है, और सियासी क़ुव्वतों को सियासी क़ुव्वतों से बातचीत करनी चाहिए। अगर उनके अंदर ये कोई एहसास कमतरी है और वो नहीं करना चाहते तो कितना टाइम नहीं करेंगे। जहाँ पे वो बातचीत करना चाहते हैं वो ज़रूर अपनी कोशिश करें। बातचीत तो उन्हें सियासी क़ुव्वतों से ही करनी पड़ेगी, और उसका हल भी सियासी क़ुव्वतें ही लेकिन वो आपको सियासी क़ुव्वत नहीं मानते। वो कहते हैं फार्म 47 के बदले में बनी हुई हुकूमत है, हमारे साथ धांधली हुई है। नहीं होता ना। अगर 47 के बाद हम कैसे बात करेंगे? इस दफ़ा फार्म 47 की हुकूमत है तो पिछली दफ़ा किसकी थी? जब इमरान खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त जब अपोजिशन वाले थे तो वो कौन से फार्म की पैदावार थे? उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मोदी से हाथ मिला लूँगा, इनसे नहीं मिलाऊंगा। उनकी तो सियासत ही ये है ना कि वो लड़ाई झगड़े की, एजिटेशन की, और वो उन्होंने ये समझा हुआ है कि मौला जाट की तरह बढ़ के मारने से ही वोट जो है वो मिलते हैं। उसके लिए मुल्क का नुकसान होता है, खुदा न खास्ता मुल्क जो है वो पस्ती की तरफ जाता है, उसको जाने दें, हम अपनी सियासत को चमकाएंगे। उनमें और हम में यही फ़र्क है कि पीपल्स पार्टी हमेशा सियासत कुर्बान करती है, मुल्क बचाती है। वो हमेशा सियासत को आगे रखते हैं और मुल्क का खुदा न खास्ता बेड़ा गर्क करते हैं। तो उनका तो ये वतीरा है। लेकिन आखिर में ये बिल्कुल, आप इस चीज़ को बिल्कुल नोट रखें, साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद किसी टाइम पे उन्हें ये समझना पड़ेगा कि मुल्क के लिए हमें जो है वो कहते हैं साल 2 साल की नौबत नहीं आएगी, हम तो अभी इसको उल्टा देंगे सारा सिस्टम। उनके कहने से तो कुछ नहीं। पहले उन्होंने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, क्या हुआ? अभी उसमें अब उनमें वो सकत नहीं रही। और मुझे इसमें, मैं ज़ाती हैसियत में, मुझे इसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि वो जलसे जुलूस करें, डिस्टेबल करें, हुकूमत के ख़िलाफ़ वो करेंगे, लेकिन नुकसान मुल्क का होगा। मैं सिर्फ ये एक रोना रोता हूँ, सबसे रोता हूँ कि मुल्क का नुकसान ना करें। अब जो हो गया है, अगर इस इलेक्शन आपको नहीं भी कबूल, इसको चलने दें, मुल्क कोई बेहतरी की तरफ आए। अभी कुछ इशारे बेहतर होना शुरू हुए हैं, लोगों ने कुछ थोड़ा सांस लेना शुरू की है। आपकी इस लड़ाई की वजह से लोग, गरीब बेचारा है जो है वो आप 2 वक्त की रोटी को तरस। आप गवर्नर पंजाब के तौर पर, जो ठीक है जी जरदारी साहब सदर हैं, बाकी कुव्वतें आपस में बैठेंगी नहीं बैठेंगी, आप पंजाब में ये किरदार अदा क्यों नहीं करते? पंजाब में बड़ी हॉस्टाइल अपोजिशन है, 100 के करीब सीटें हैं, आप उनको क्यों नहीं बुलाते, बात क्यों नहीं करते पंजाब के लिए? बिल्कुल पंजाब में पूरा किरदार अदा करूंगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी बिल्कुल थोड़ा टाइम हुआ है, मैंने बिल्कुल PTI के अपने MPs साहबान जो मेरे जानने वाले हैं, सबको मैंने कहा कि मेरे दरवाजे गवर्नर हाउस के आपके लिए हर वक्त खुले हैं। और अटक में जितने PTI के MPs हैं वहाँ पे बने हैं, मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ। उन सब ने सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दी, मेरे पास भी आए, मैं उनको बुलाऊँगा भी, गवर्नर हाउस में खाना भी खिलाऊंगा, गवर्नर हाउस विज़िट कराऊंगा, उनको पूरी इज़्ज़त दूंगा। उनकी ज़रूरत के लिए, उनके मामलात के लिए अपना फ़ोन, अपना अमला इंशाल्लाह उनके लिए हाजिर होगा। आप वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, और करूँगा, जिसके नतीजे में मफाहमाना फ़िज़ा पैदा होगी। यहाँ ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद जो हमारा आखिरी सेगमेंट होगा उसमें पंजाब के बारे में, पंजाब के अवाम के लिए क्या फार्मूला है, गवर्नर साहब के जहन में क्या विजन है, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। बातचीत हो रही थी कि गवर्नर पंजाब जो है वो सूबे में मफाहमत के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इसी तरह अगर बातचीत की जाए सूबे के अवाम की, सूबे के हालात की, तो हमने देखा है कि इस दफ़ा पंजाब का किसान जो है वो रुल गया, और गवर्नर साहब का ताल्लुक जो है ख़ुद देही इलाके से है। और जैसे बताया कि जब इतला मिली गवर्नरशिप की
तो थ्रेशर पे मौजूद थे, अपने गंदम की कटाई करवा रहे थे। तो सर ये किस तरह से मिसहैंडल हुआ कि आपकी मौजूदगी में, इतने ज़्यादा लोगों की मौजूदगी में, एक ज़राअत रीढ़ की हड्डी है, दावे बड़े करते हैं, सुबह सुबह के किसानों को किसी ने पूछा नहीं है, गंदम लेके फिरते रहे लोग और गंदम खरीदने वाला कोई नहीं है। देखिए वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ज़रई मुल्क है, ज़रई सूबा है, और ये भी बदकिस्मती है कि किसान के साथ इस किसी गवर्नमेंट पे मैं ब्लेम नहीं कर रहा, आप जिस गवर्नमेंट भी को कहें ना, जिस तरह किसान का ख्याल रखना चाहिए वो नहीं रखा गया। और इसी वजह से एक ज़रई सूबा होने के बावजूद, ज़रई मुल्क होने के बावजूद, इस मुल्क की बस बदकिस्मती है कि हमें जो ज़रई अजनास हैं वो बजाय हम एक्सपोर्ट करें हमें इंपोर्ट करना पड़ती है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि किसान को वो वाली चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इस दफ़ा भी ऐसे ही हुआ। सबसे बड़ी ख़राबी तो ये हुई जो मैंने महसूस की, शायद मैं गलत हूँ उसमें, कि जब आपको एक अंदाज़ा था कि आपकी एक बम्पर क्रॉप जो है वो आ रही है मार्केट में, ज़ाहरी तौर पे गंदम बहुत अच्छी थी, और उस एंड टाइम पे जो है वो टनों के हिसाब से गंदम इंपोर्ट कर ली गई मार्केट में, इतनी ढेर सारी, और आखिर में 4-5 अफसरों को मुअत्तल कर दिया बस। अल्लाह इतनी, ये कल मैंने खबर पड़ी है कि 4-5 अफसरों को वहाँ पे मुअत्तल किया है। इतनी ढेर सारी गंदम आ गई मार्केट में, और फिर जो किसान से ख़रीदारी गवर्नमेंट लेवल पे होनी चाहिए थे वो नहीं हो सकी, बहुत कम तादाद में हुई, जिसकी वजह से किसान बेचारे का बहुत नुकसान, बहुत जुल्म हुआ है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोग सर कहते हैं जी कि चूँकि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब आती है, कारोबारी लोग हैं, बाबू लोग हैं, शहरी लोग हैं, वो किसान का ख्याल नहीं करते। मुस्लिम लीग नून वाले हमेशा किसान नहीं, किसान का ख्याल मैं समझता हूँ किसी सतह पे भी नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। अब इंडिया आपके साथ है, आप 88-90 तक ज़राअत में उनके साथ कंपटीशन में थे, आज देखें वो कहाँ पहुँच गए हैं। लेकिन उनके सर यील्ड ज़्यादा है ना, उनका झाड़ ज़्यादा है, 80 मन नहीं, झाड़ ज़्यादा हुआ है ना चौधरी साहब, पहले उनका हमारा झाड़ बराबर था, 40 मन ही था, तो उन्होंने सहूलतें दी है ना। हाँ, उनका अगर 80 मन हुआ है तो उन्होंने अपनी जो है उस सेक्टर पे अपनी इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने उस बीज को बेहतर किया है, उसके पूरी तहकीक की है, उनको तहकीक के लिए पैसे दिए हैं। सर इसी तरह पंजाब में महंगाई जब होती है ना, तो हम तो सूबे की बात करेंगे क्योंकि आप सूबा आपकी ज़िम्मेदारी है। अब महंगाई कंट्रोल करने का मैकेनिज़्म ही कोई नहीं है, कोई पूछता ही नहीं है, ना चीफ मिनिस्टर साहब पूछती हैं, ना कोई डीसी पूछता है, ना एसी पूछता है। हर दुकान पे, हर महल्ले में, हर गली पे कीमत मुख्तलिफ होती है। इसके लिए क्या एडवाइस करेंगे? इसके लिए ये है ना, मेरा जो ज़ाती तजर्बा है, मैं भी तो बहुत नीचे से निकल के आ रहा हूँ, और मैं आपकी इस बात से इत्फाक करता हूँ। मैं काफ़ी 6 महीने साल से मुझे यही सोच होती थी कि ये क्या वजह है कि एक दुकान है उस पर केला 100 रुपये दर्जन है, उसी के साथ आप 50 कदम पे जाएंगे वो 150 होगा। ये सारी जो ख़राबी हुई है ना, ये सारा मैकेनिज़्म और सारे इदारे जो बर्बाद हुए हैं वो हुए हैं जब पंजाब में PTI की गवर्नमेंट आई है। इससे पहले हमारा सर देखा ना, इससे पहले कि आपकी बात पंजाब में एक खराबी का कहते हैं सारे बुज़दार की, मैं आपकी बात को खुद ही आगे बढ़ाता हूँ। बुज़दार ने खराबी की जी, वो 3.25 साल बुज़दार साहब आराम से घर बैठे हैं, किसी ने पूछा नहीं उनको, इसलिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी या उन्होंने सपोर्ट कर दी। बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि सज़ा जज़ा का अमल जो है वो बहुत ज़रूरी है, और जो इन ताकतवर सीटों पे बैठे हुए हैं इनको, इनकी ज़िम्मेदारी है कि वो करें। अब जो लॉ हमारे साथ मौजूद है हमने उसी में करना है। तो मैं तो अब इन 15 दिनों में आपको बताता हूँ कि 2 जगह पे मैंने स्टैंड लिए हुए है। एक एरिड यूनिवर्सिटी का कैंपस अटक में बन रहा है, अरसा हो गया है, और करोड़ों रुपए उसमें खा के डिकार मार के चले गए हैं। हमारा अटक बेचारा उसी तरह रो रहा है, उसकी बच्चियाँ, उसके बच्चे आज भी इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, कराची, लाहौर जाके पढ़ रहे हैं, और वो कैंपस आज तक हमसे वो नहीं चालू हुआ कि वहाँ पे बच्चे बच्चियाँ। मैंने अभी उसका नोटिस लिया, जब उसको देखा ईमानदारी से आपको मैं क्या ख़बरें सुनाई, और क्या उसके बाद अभी 2.5 अरब रुपया निगरान गवर्नमेंट में डेवलपमेंट फ़ंड गया अटक में, और मैं आज भी दावे से कहता हूँ, आपको कहता हूँ कि आप घूम फिर के वहाँ पे देखें कि वो 2.5 अरब किधर है, पता नहीं लगा, तो आपको नहीं मिलेगा। खुद ही ठेकेदार, सर लोग कहते हैं खुद ही अलाट करने वाले, और फिर अगली बात जैसे आपने कहा वो बुज़दार वाली, दोनों जगह पे पूछने वाला कोई नहीं है कि ये गरीब कौम के ये अरबों रुपए जो खाए गए हैं, तो यार सामने तो आओ ये किधर गए हैं और किस। सर नवाज शरीफ साहब ने बड़ी शिकायतें की हैं कुछ दिन पहले, वो अब ज़ाहिर दोबारा फिर एक्टिव हो रहे हैं, सदर बन रहे हैं मुस्लिम लीग नून के, और कहते हैं कि बहुत एक्टिव हो जाएंगे। उन्होंने फिर बयानी की बात की कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती की। अगर ज़्यादती उनके साथ हुई है तो फिर कंप्रोमाइज़ भी तो खुद उन्होंने किया है, तो
इसमें किसी का क्या कसूर है? नहीं, मैं तो अब मियाँ साहब बड़े सीनियर लीडर हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं मेरे लिए, और उनका बहुत बड़ा तजर्बा है। हम कॉलेज टाइम में थे तो उस वक्त हम मियाँ साहब के नारे लगाते थे। तो एक बहुत लंबे टाइम से गुजर के आ रहे हैं, 83 से आ रहे हैं 83 से। तो अगर ज़्यादती हुई भी है तो देखें, अब उनके मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, मोहतरमा हमारी बहन जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब ज़्यादती का इजाला हो गया है। अब मेरा ख्याल है उन्हें ये बात नहीं करनी चाहिए कि मेरे से ज़्यादती है। अब उन्हें जो है उन चीज़ों को आगे बढ़ना चाहिए, बुला के आगे बढ़ना चाहिए, लीड करना चाहिए, कौम को अपनी पार्टी को लीड करें। वो हर वक्त कहते हैं जी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों। अब उन्हें जो है वो ये चाहिए कि वो मरियम साहिबा के ऊपर भी अपना चेक एंड बैलेंस रखें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पे भी रखें, और डिलीवरेंस की तरफ जाएं और पूछें कि जहाँ पे ख़राबियाँ हो रही हैं, ज़ाहिर है वो अगर हुकूमत से बाहर बैठ के अपना चेक बैलेंस रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। सही है। ये जो अदलिया और सियासतदानों की पार्लियामेंट की एक मरतबा फिर कशमकश शुरू हो गई है, इसमें ठीक कौन है, गलत कौन है? देखें, इसमें कशमकश तो नहीं होनी चाहिए। ठीक गलत का फ़ैसला मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ़ एक बात कर सकता हूँ कि जो भी इदारा है वो अपनी हदूद में रहे, आइन में लिखा हुआ है, उस चार दीवारी के अंदर रहे, तो मेरा ख्याल है ना कोई कशमकश है, ना कोई लड़ाई है, और मुल्क के लिए भी बेहतर है। ये तो सियासतदान बात नहीं करनी चाहिए कि फ़लाँ भुट्टो को फांसी क्यों दे दी। सियासतदान ये बात ना करें कि जजों के बेटे टिकटें बांटते रहे, उनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं। सियासतदान ये बात ना करें। अगर बात करें तो फिर आप उनको कहते हैं जी कि आप आ जाएँ। नहीं, देखें ना, इस पे तो मैंने पहले आपको कहा कि साहब जो है वो सिर्फ सियासतदानों को होता है। होना तो ये चाहिए ना कि एक चीज़ सामने जजों की तकरीर का तरीकाकार होना चाहिए, क्योंकि जज तो आते हैं चैम्बरों की सिफारिश पर। जजों की आगे पार्लिमानी वो एक कमेटी बनी, एक सिस्टम बना, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वो सिस्टम भी इतना जो है वो मजबूत नहीं है कि जजों की तकर्री का जो तरीक़ाकार है उसमें ज़रूर बनाने तो हम नहीं है ना, हम उस पर बैठे उसको बेहतर करें। और जज मेरिट पे आना चाहिए, जैसे वो है कि अपना हर चीज़ चल सकती है, लेकिन जुल्म जो है वो ज़्यादा देर, मौला अली इस्लाम का फरमान है, वो नहीं ज़्यादा देर चल सकता। तो जहाँ पे गरीब आदमी को इंसाफ ही नहीं मिलता, तो अब जजों पे अगर आप बात कराना ही चाह रहे हैं तो उसमें ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ। नहीं, देखे ना, उसमें जो साहब बात यह है, एक गरीब आदमी है, ऊपर लेवल पे तो रोज़ 100 मोटो भी होते रहे, और पाकिस्तान की तारीख में 8 से 13 तक सबसे ज़्यादा 100 मोटो जो है वो पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में लिए गए, और सिर्फ इस वजह से लिए गए कि इनको चलने ना दिया जाए, कि ये डिलीवर ना कर सकें। रोज़ाना की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर को कटहरे में खड़ा कर दिया गया, हमारा प्राइम मिनिस्टर आके खड़ा हो गया। मिनिस्टर्स बेचारों को तो कोई लेवल ही नहीं था, उनको तो रोज़ आके कान पकड़ा दिए गए, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी ने नहीं पूछा कि वो अख्तियारात उनके थे या उनसे तजावज़ किया गया। और इंसाफ का आलम ये है, इस पे चीफ जस्टिस साहब को भी और जस्टिस साहबान सबको सोचना चाहिए। एक गरीब आदमी के एक कनाल ज़मीन का झगड़ा होता है ना, तो उसकी तीसरी नस्ल पे जाके भी फैसला नहीं होता। फैसले तखीर हमारा दीवानी कानून और हमारी दीवानी तारीखें इस तवातर से बनती हैं, आज तक ये भी नहीं हो सका कि एक पाबंद कर दिया जाए कि कोई भी केस है उसका फैसला इतने टाइम के अंदर आपने करना है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। वहाँ पे लोगों का ये आलम है, ऊपर लेवल पे रोज़ खबरें बनवाने के लिए अगर आप उसको, तो इससे मुल्क का फ़ायदा तो नहीं है, इस तो मुल्क का एक इशू बना हुआ है पंजाब में, एक हद के इज़्ज़त का एक कानून पास किया, असम्बली ने पास कर दिया। ज़ाहिर अल्टीमेटली वो गवर्नर साहब के पास आना, आपके ऑफिस में आना, उस पर साइन करने के लिए। आप समझते हैं वो कानून ठीक है, साइन आप कर देंगे या एडवाइस करेंगे कि अल्लाह का वास्ता है इसको थोड़ा चेक कर लो, नज़रसानी कर लो इस पर? देखें जो सब बात यह है ना कि मैंने वो कानून अभी पढ़ा नहीं है कि ये जब उधर असम्बली में पेश हुआ, एक तो हुआ भी बड़ी तेज़ी से, मैं उस वक्त कराची में था, सही, तो मैंने उस कानून को नहीं पढ़ा। एक हद तक तो मैं इस चीज़ से हूँ कि जो सोशल मीडिया पे या किसी जगह हर एक की इज़्ज़त उछाली जाती है और बेसलेस इल्ज़ामात पे, जिस पे कुछ होता भी नहीं है। बहुत सारी हम इस माशरे का हिस्सा हैं, हमने देखा, उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, कोई तरीक़ाकार ऐसा होना चाहिए कि जो किसी के कपड़े उतारने वाला है उधर पूरी दुनिया के सामने उसे पूछा तो जाए ना कि ये आप कर रहे हो, तो इसमें चलो सारा नहीं आप कर सकते, 10% तो बता दो कि इसकी बुनियाद क्या है, जो एक जायज़ बात है। बाकी जो है इज़हार राय की आज़ादी के बगैर तो माशरा चल ही नहीं सकता, बेहतरी आ ही नहीं सकती। पीपल्स पार्टी के जो MPs हैं उन्होंने तो अब्सटेन किया, वो उस पर नहीं थे, तो बेहतर ये था कि इसको, अगर आपकी तंजीमें ये चाहती थी
और ह्यूमन राइट्स वाले भी चाहते थे, तो इस पे थोड़ी बातचीत और हो जाती, अब भी नज़रसानी की गुंजाइश है, ज़्यादा बेहतर हो जाती हो सकती है। नज़रसानी तो हर वक्त हो सकती है, और अगर इसमें से कोई बेहतर वे आउट निकले, सब स्टेक होल्डर्स को बिठा के एक अच्छा बिल जो है दोबारा उसमें कोई तरमीम करके हो, तो कोई इसमें मेरा ख्याल है कोई ऐसी गलत बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है मेरे। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, बहुत सी बातें जो है अभी पूछने वाली हैं, लेकिन वक्त की कमी जो है हमेशा आड़ी होती है। आपकी गुफ्तगू इतनी फ्रैंक होती है, इतनी जो है वो एक्सटेम्पोर होती है कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और आवाम के दिल की आप बात करते हैं। इंशाल्लाह फिर कभी आपके पास आएंगे, फिर हाजिर होंगे और फिर आपसे वक्त लेकर बात करेंगे। ये थे हमारे मेहमान, पंजाब के 47वें गवर्नर जनाब सरदार सलीम हैदर खान साहब, जिनसे गुफ्तगू आपने सुनी। अपने मेज़बान तारिक चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।